जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान को हमेशा एक जॉन्डिस तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ जो एनालिस्ट होते हैं हिंदुस्तान में, हम एक छोटी सी बात ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत बातचीत हुई थी कि वो आसिफ मुनीर लंच के लिए गए थे तो वो बेच के आ गए देश को, ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने जो भी कुछ किया हो, एक बात तय है कि कोई भी पाकिस्तानी जनरल जो है नेशनल सिक्योरिटी के साथ अपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने और पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है कुछ लोगों के साथ कि देखिए, वो एज ए कमांडर इन चीफ उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाया होगा, उनसे पूछताछ करी होगी। आप जानते हैं बेहतर ईरान को, आप ईरान के बारे में बताइए, वहाँ के एरिया के बारे में बताइए। तो मेरे ख्याल में जो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान समझता है मेरी जियो पॉलिटिक्स कहाँ है, पाकिस्तान जो है वो समझता है अपनी मेरी नेशनल सिक्योरिटी क्या है, पाकिस्तान समझता है कि ईरान कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए, पाकिस्तान में होंगी खामियां, काफी खामियां हैं गवर्नेंस की, इसमें कोई शक नहीं है, बट नेशनल सिक्योरिटी की खामी और एक्यूज करना उनके जनरल्स को, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। मैं ये कह रहा हूं कि इस बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि किया है कि नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी पे पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये कह रहा हूं। ओके फेयर इनफ। तो प्रवीण सर, इस सारे उसमें, क्योंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लोगों में ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की कि एक ऐसा मुल्क जो ये कहता है उसके पास मोसाद जैसी एजेंसी है, चाहे अमेरिका की हम बात करें, इजराइल की, दोनों की हम बात करें, उनके पास जिस तरह की एजेंसीज हैं, वहां उन्होंने एजेंट्स भी अपने ईरान में पूरे तरीके से प्लान कर रखे थे, जिनको पकड़ा गया, एग्जीक्यूट किया गया, वो सब भी हमने देखा। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर आप इजराइल और अमेरिका का नहीं मानते हैं कि उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि ईरान के पास इस तरह के हथियार हैं, इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, जो इतनी इस तरह से मार कर सकते हैं, जिससे पूरी तरीके से इजराइल बौखला गया, उसकी समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो क्या दुनिया को चौंकाया है ईरान ने अपनी इस ताकत से, ये दिखाकर कि वो इजराइल को कैसे करने की बात कर रहे थे कि अगर आप ईरान को ग्रेट अगेन नहीं बना सकते हैं, मीगा की उन्होंने बात की थी, तो क्यों ना रिजीम चेंज कर दी जाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। कुछ घंटों में लोगों में ये वो है, जहां लग रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल लेने वाला है, अब तो कुछ बड़ा होगा, कतर में को इसमें अब शामिल कर लिया गया है, अब इसमें वो अरब कंट्रीज जो जिनकी अमेरिका के साथ डील हुई है वो सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और यही तो होना था। रशिया और चीन तो पहले से ही ईरान के साथ हैं, नॉर्थ कोरिया भी है, तो लोगों को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 बस अब होने ही जा रही है, और फिर चंद घंटे बाद पूरी सिचुएशन बदल गई। इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ है? इन चंद घंटों में यही हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेशर में आए हैं, तो उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं ये एक लिमिटेड एक्शन करूंगा, उसके आगे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उनको समझा दिया गया था ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी, ईरान लड़ाई में कभी भी हारेगा नहीं, और बहुत ताकतें हैं जो ईरान को बैक करेंगी। तो इसीलिए सारी बात हो रही थी। अब ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जब किया, जैसे मैं आपको बता रहा था, अपनी जो ये 3 न्यूक्लियर साइट पे बॉम्ब भी फेंके हैं उन्होंने, तो पहले बताया जा रहा है, इत्तला कर दी गई थी ईरान को कि हम ये करने वाले हैं। तो ये जो बिहेवियर होता है, डुप्लिसिट बिहेवियर, एक जो ग्रेट पावर होती है उसको शोभा नहीं देता है। जहां तक ताल्लुक है, बदल क्या गया है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। एक एनपीटी खत्म हो चुकी है। जहां तक अभी देखिए, वो ठीक है, एनपीटी है, डेफिनेटली जो हो रखा है हमने उसको बना रखा है, बट अब बात होगी कि सब न्यूक्लियर वेपन क्यों ना हो उसके पास, ईरान के पास हो, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है वहां पर। इजराइल में अब वो ताकत अकेली ताकत नहीं रहा है, ये बिल्कुल तय हो गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। और जो ग्लोबल साउथ है वो अब ज्यादा इज्जत करेगा इन 2 ग्रेट पावर्स की, और ईरान की इज्जत करेगा। इतना कुछ तो बदल गया है, इसमें इसका पूरा इम्प्लीकेशन पूरी वर्ल्ड पर होगा, 3-4 चीजों। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान को आप इसमें कहाँ खड़ा देखते हैं प्रवीण साहब? क्योंकि पहले इजराइल के फेवर में ट्वीट किया गया, फिर लगा शायद कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं,
तो फिर मोदी जी ईरान को लेकर भी ट्वीट करते हैं। और हम देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरह से हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभर कर आई जहां हमें लगा कि हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। हम बिल्कुल एक अलग थलग है और फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अब क्या ईरान का जिस तरह से दबदबा कायम हुआ है, उसके बाद क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में आप कुछ बदलाव देखेंगे? क्या आप ग्लोबल साउथ की तरफ टिल्टेड देखेंगे या अभी भी ग्लोबल नॉर्थ अमेरिका और इजराइल की तरफ ही आप उनको टिल्टेड देखेंगे? देखिए, मैं हिंदुस्तान की पहली बात तो बता दूं, जो फॉरेन पॉलिसी है जो हमने देखी है पिछले 11 साल की प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर, वो एक गलत फॉरेन पॉलिसी है। वो फॉरेन पॉलिसी है जो ये नहीं समझ रही है कि दुनिया बदल गई है। और जहां तक बदलाव का ताल्लुक है, मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। बिल्कुल हमारा नुकसान होगा इसमें, मैं तब भी बदलाव नहीं देख रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए हमने तय कर लिया है कि हमें ग्लोबल नॉर्थ के साथ ही खड़ा होना है और हम वो खड़े होंगे। मैं इसलिए ये नहीं देख रहा हूं कि हम बदलाव होगा। और नुकसान देखिए कितना होगा। ये जो दोनों कॉरिडोर की बात हो रही थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, अब ये दोनों कॉरिडोर क्या रहे? खत्म हो गए खत्म। अच्छा, जो हमारी गहरी दोस्ती थी ईरान के साथ, वो अब क्या हो गया? उस पर अब शक पड़ गया है। उसमें तो बहुत सवाल उठेंगे अब। जहां तक हम खड़े होते थे हमेशा हमारी फॉरेन पॉलिसी पैलेस्टीनियन के साथ, हमने उनको भी छोड़ दिया। तो आप देखिए ना इन सब चीजों को। और ऐसे वक्त में जब दुनिया पूरी जो है 80% पॉपुलेशन जो है ग्लोबल साउथ, वो शांति चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां सिर्फ अशांति ही है। अशांति तो होगी, क्योंकि अगर आपके दो नेबर हैं, दो मिलिट्री लाइंस हैं, आपकी उन दोनों के साथ रिलेशन नॉर्मल नहीं है, तो शांति कैसे होगी? यहाँ पर आप मुझे बताइए, अगर पीस नहीं होगी तो तरक्की कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी? वही तो मैं कहता रहता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है, हमें इसको सीधा करना है। हमें अपनी हिस्ट्री समझनी है, जियोग्राफी समझनी है, हमें अपनी नेशनल पावर समझनी है, कितनी है, बहुत लिमिटेड है। हमें ये समझना है कि आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जियो पॉलिटिक्स की, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी को और नुकसान होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी। ओके ओके, ये बहुत बड़ी बात है कि इससे भी कोई सबक नहीं सीखा जा रहा है और साफ तौर पर वो दिख भी रहा है। और उसके क्या कारण है वो भी पता है। यहाँ मैं अभी नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन सबको पता है कि किस तरह की हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है और वो एक खास मजहब के नफरत पर चढ़कर जिस तरह से सत्ता पर हासिल किया है इन्होंने सत्ता को, उसके बाद जो भी चीजें वो हो रही है वो सामने दिख रही हैं। मेरे बस एक दो लास्ट सवाल प्रवीण सर आपसे। मार सकता है क्योंकि कितना घूम कर जो उनकी मिसाइलें हैं वो जाती थी, ये सबको भी देखना चाहिए कि इट वाजंट इजी फॉर ईरान टू डू दिस। देखिए, जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, मेरी असेसमेंट ये है, इजराइल को पता था कितनी ताकत है ईरान के पास, तकरीबन। पर नेतन्याहू ये चाहते थे किसी तरीके से मैं जल्दी से जल्दी अमेरिका को इस लड़ाई में डायरेक्टली ले आऊं। सोच ये थी कि अगर अमेरिका डायरेक्टली इस लड़ाई में आ जाएगा तो जो है वो खत्म कर देगा ईरान को। तो मसला ये नहीं था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो एक मसला था। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज, उनको भी डिस्ट्रॉय करना है कि उसको हम इतना कमजोर बना दें कि फिर हमारा दबदबा रहे। ये इजराइल की सोच थी। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका जो है इट इज अ एरोगेंट नेशन। मैंने आज तक अमेरिकन के जो एनालिस्ट हैं उनसे कोई लेवल हेडेड एनालिसिस नहीं देखा है आज तक, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि हम जो है वो अपने ओपोनेंट से बहुत बेहतर हैं। जब आपके दिमाग में ये एरोगेंस होती है, ह्यूब्रिस होती है, हम बहुत बेहतर है, आपकी एनालिसिस कभी ठीक नहीं हो सकती है। इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि हमारा जो ओपोनेंट है उसके पास भी काफी काबिलियत होगी। तो जहां तक ताल्लुक है ईरान का, मैं समझता हूं ईरान ने अपने लेसन सीख लिए थे। ईरान को तो 2003 से ही इल्म था कि ये मेरे लिए भी एक दिन मुझे इसको सहना पड़ेगा। जब इराक में लड़ाई करी थी अमेरिका ने फ्लिमजी ग्राउंड्स पर, ये ऐसे बनाकर कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उनको मालूम था, तो वो उनको ये भी मालूम था
कि अमेरिका के पास नेवल पावर है, एयर पावर है, तो मुझे एक ऐसी लड़ाई बना करनी है जो कि एसिमेट्रिकल हो। तो उन्होंने वो पूरी प्लानिंग करी हुई थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा भरोसा जो था वो अपनी मिसाइल्स पे रखा, अलग अलग तरीके की, अपने इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पे रखा, और फिर उन्होंने ये सारे ऑप्शंस रखे, जैसे कि ये बेसिस है जिसमें आज, जैसे आप जानती हैं, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी कतार के ऊपर। करीबन देखिए आप 50,000 या 45,000 के करीब जो है अमेरिकन ट्रूप्स हैं वहां पर। फिर उनके पास वो ऑप्शन भी था जिसकी वो धमकी दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं, पर्शियन गल्फ में, और फिर रेड सी जिसमें हूती कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सारे से क्या हुआ है, not only Iran has emerged very tall, you see, on the right path. एनपीटी जो है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। ये एक, और ये जो है इसका कस्टोडियन नॉन प्रोलिफरेशन रजीम का, वो अमेरिका है। आप मुझे बताइएगा, जिस मुल्क के पास 50% ऑलरेडी कैपेबिलिटी है एनरिचमेंट की, ऑलरेडी है उसके पास ये कैपेबिलिटी, अब वो क्यों बॉम्ब नहीं बनाएगा, आप मुझे बता दीजिए। अगर अब उसको धोखे से, अब आप देखिए ना, आज बॉम्ब है नॉर्थ कोरिया के पास, तो ये सब चुप है, उनको कुछ बोलते थोड़ी ना है वो। तो बेसिकली ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की धज्जियां उड़ गई है, और दुनिया अब प्रोलिफरेशन की तरफ जाएगी, उसको सीरियसली कंसिडर करेगी। और जब ये मिलकर आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रशिया बॉम्ब दे देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान को बॉम्ब नहीं चाहिए है बाहर से। ईरान के पास नॉलेज है बनाने की, जो इतना कर सकता है वो 90% भी कर सकता है एनरिचमेंट, उसके पास सब नॉलेज है, उसको थोड़ी मदद चाहिए, तो वो रशिया क्यों नहीं मदद करेगा? रशिया उनकी मदद कर ही रहा है, ये उनके जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इसमें अमेरिका को नुकसान हुआ है। इजराइल का तो मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, वो तो इन एनी केस जो है, इजराइल इज वन कंट्री जिसको सब मुस्लिम और अरब कंट्रीज को कंडेम करना चाहिए फॉर द जेनोसाइड दैट दे आर डूइंग इन गाजा। मैं तो उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, एक रिस्पेक्टेबल कंट्री है, आज एक ग्रेट पावर नहीं है, पर दुनिया काफी अहमियत है उनकी दुनिया के अंदर। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी रही है थोड़े से कुछ महीने की, उसमें बहुत तबाही उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को करी है। जी, कुछ घंटों में प्रवीण जी इतना क्या बदल गया कि जो रिजीम चेंज, कि ये जो हुई है लड़ाई 12 दिन की, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, इसमें जितना नुकसान इजराइल का हुआ है, जितना नुकसान अमेरिका का हुआ है, और जितनी प्रोफाइल ईरान की बढ़ी है, और बाकी जो है वो रास्ता खुल गया है, और ये रशियंस के लिए, चाइनीज के लिए, मैं समझता हूँ कि ये पैलेस्टाइन का इशू जो है, एक बार अगर ये वाकई सीज फायर हो जाता है, क्योंकि मुझे अभी भी इजराइल पे भरोसा नहीं है कि इजराइल नेक्स्ट क्या करेगा। क्या, देखिए इजराइल जो है एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका की नहीं सुनता है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है सीज फायर हम हो रहा है, दूसरी पार्टी मान जाएगी, इजराइल उसको भी तोड़ देगा। तो अब इजराइल क्या करेगा, ये देखिए, ये एक इनकी सोच है अलग, ये एक तरीके से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करते हैं, वो हम देख ही रहे हैं। जो तबाही इन लोगों ने इजरायली में, और जो जायनिस्ट थिंकिंग है जो हुई है ये कुछ डेकेड से यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर, हम वो सब देख रहे हैं कि उसके पीछे ये एक ही आदमी है, नेतन्याहू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ये सिचुएशन चेंज होगी, ये कहना कि हम अब सब पैलेस्टीनियंस को यहाँ से निकाल देंगे, तो वो तो होगा नहीं। हाँ, दिक्कत है वहां, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, और मेरे ख्याल में जैसे ईरान का स्टेचर बढ़ रहा है, कुछ और मुस्लिम्स कंट्री होंगी, दे विल कम टुगेदर, दे हैव टू कम टुगेदर एंड हेल्प द पैलेस्टीनियंस। इट इज देयर लैंड एट द एंड ऑफ द डे, एंड द ओनली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन इज द टू स्टेट सोल्यूशन, और कोई है नहीं। बातचीत के बिना कोई रास्ता नहीं होता है, चाहे ये 12 दिन की जंग हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू हो, ये बातचीत इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और या चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, वहां भी बातचीत करनी पड़ेगी आपको। ये जंग जो है वो कुछ हासिल नहीं करेगी, सिर्फ तबाही करेगी।
जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये सब हमने देखा है कि जंग तो वैसे भी किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो खुद एक मसला है, तो वो क्या किसी मसले का हल देगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि फिर सीज फायर की अभी हमें शर्तें पता नहीं चली हैं, सिर्फ एक बात पता चली है कि भाई अगर ईरान ने कहा है कि इजराइल अगर हम नहीं हमला करेगा तो हमारी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने एक ही मैसेजिंग भी की कि हमारा लास्ट हमने किया है, शुरू आपने किया था, वो भी उन्होंने मैसेजिंग दे दी। लेकिन उसके अलावा क्या शर्तें तय हुई हैं, ये तो नहीं लगता मुझे प्रवीण जी कि सिर्फ यही बात हुई होगी और यही बात होकर खत्म हुई कि आप हमें मत मारिए, हम आपको नहीं मारेंगे और ओके फाइन सीज फायर। देयर वुड बी समथिंग बियॉन्ड दिस। क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में अगर वाकई इजराइल सीज फायर कर देता है तो जो बात रह गई थी 6th राउंड ऑफ टॉक्स वहीं पे वापस जाना पड़ेगा। पर अब सवाल ये है क्या ईरान जाएगा कि नहीं जाएगा। मेन बात ये है क्योंकि ईरान के साथ धोखा हुआ है और ईरान के बैकर्स हैं। क्या ईरान वहां जाएगा कि नहीं जाएगा ये सबसे बड़ा मसला है क्योंकि उनकी पार्लियामेंट ने ये कह भी दिया है कि हम IAEA के इंस्पेक्टर्स को नहीं आने देंगे अपने देश के अंदर। हो सकता है वो ऐसे ही बोल रहे हों उसी पर। सो दिस इज जाना वहीं पड़ेगा पर क्या वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए एक बात तय हो गई है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू इजराइल और टू अमेरिका। अगर अमेरिका घुसेगा मिलिट्री ऑप्शन में दोबारा देन इट विल बी अ बिग वॉर। वही जो आप बात कर रही थी लड़ाई होती है तो लड़ाई बढ़ेगी, मिलिट्री ऑप्शन तो है ही नहीं। तो अभी ये सब चीज जो है अगर वाकई लड़ाई